भाई क्या मूवी है यार, सच में मजा आ गया। आई रियली रिकमेंड कि आप इस मूवी को पूरा देखें, क्योंकि जैसे ही कहानी अपने सेकंड हाफ की तरफ जाती है तो इतना ज्यादा थ्रिल क्रिएट होता है कि बस मजा ही आ जाता है। पूरा पैसा वसूल मूवी है भाई, एकदम चुम्मे शिवरी। इस कहानी की शुरुआत होती है मारपीट से। हाँ, मारपीट से। दरअसल तेजा नाम का एक गुंडा होता है जिस पर उसी का एक आदमी फायरिंग कर देता है, मे भी पैसों के लिए किया होगा। बट तेजा उसे खुद पर गोली चलाने के लिए मार देता है, जिससे हमें यहाँ पर दो गैंग्स के बारे में पता चलती है, जिनमें से एक गैंग का हेड होता है तेजा, तो वहीं दूसरे का नाम होता है सीना। अभी सिर्फ यहाँ पर कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन हो रही है, तो आप यह मत समझ जाना कि कहानी इन दोनों पर बेस्ड है। नहीं 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 नहीं, कहानी तो कुछ और ही है भाई साहब, और वो कहानी ना बहुत ही ज्यादा आपको एंटरटेन करेगी। अभी के लिए हमें यहाँ पर सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नाम होता है राजू, जो कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है, जिसका एक बेटा बीमार होता है, जिसके इलाज के लिए इसे चाहिए होते हैं 1 लाख रुपए। फिर डॉक्टर सहाना उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उससे एक ऐसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है जो कि उसके बेटे का इलाज सिर्फ 1 लाख रुपए में ही कर देगा। हाँ, 1 लाख रुपए उसके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए। नाउ इस मूवी में 2 प्लॉट्स हैं, जिनमें से पहली कहानी के लिए इतने कैरेक्टर्स काफी हैं, और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है रात के टाइम, जहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है 2 पुलिस ऑफिसर्स को, जो कि अपनी पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर होते हैं। नाउ बाय मिस्टेक ये एक लेडी एक्सीडेंट कर देते हैं, जो कि डरी हुई घर से निकलकर भाग रही होती है रोड की तरफ। ये दोनों ही पुलिस ऑफिसर इस एक्सीडेंट की वजह से डर जाते हैं, और बाहर निकलकर वो उस लेडी से पूछते हैं कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। तो वहीं दूसरी तरफ वो लेडी बहुत ही बुरी तरह से डर चुकी होती है, और वो उन्हें इशारा करती है एक घर की ओर, जहां पर जब एएसआई त्यागराज जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी है, जिससे ये ऑफिसर बाकी सारे टीम को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर फॉरेंसिक की रिपोर्ट इन्हें मिल चुकी होती है, और ऑफिसर लक्ष्मी उन्हीं के बेस पर इस मर्डर को दंतपाले गैंग का काम बताती है, जो कि चोरी करने के लिए सेम इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसमें पहले तो वह विक्टिम को हथौड़ी या फिर रॉड से मारते हैं, और फिर उसके बाद उनके घर में चोरी। नाउ इस थाने में एक नया ऑफिसर ज्वाइन हुआ होता है, जिसका नाम होता है विल्सन। विल्सन का आज पहला दिन होता है, इसलिए उसके सीनियर उसे जल्दी ही पैसे डिपॉजिट करने के लिए कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर घूसखोरी की बात चल रही है, जो कि विल्सन को इन्हें देना होगा पुलिस में भर्ती होने के लिए, और ये अमाउंट होता है 51 लाख रुपए। नाउ विल्सन इस जगह पर नया होता है, इसलिए उसे इस जगह के छोटे बड़े डेंजरस लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और जब वो तेजा को पुलिस के साथ बहसबाजी करता हुआ देखता है तो वो गुस्से में सीधा उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिससे सिचुएशन हो जाती है थोड़ी सी खराब, जिसका रीजन होता है तेजा, क्योंकि वो एक गैंग का लीडर होता है, और अगर पुलिस उसके साथ कुछ भी करती है तो उसके गैंग वाले पुलिस की परेशानियां बढ़ाएंगे। अभी के लिए विल्सन के सारे सीनियर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए विल्सन को वहां से घर भेज देते हैं, जिसको शाम को मिलता है उसका सीनियर सुभाष, और वो उसे बहुत ही डांट लगाता है तेजा पर हाथ उठाने के लिए। वो उसे कहता है कि वो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बनकर पुलिस की मदद करने के लिए आया है, या फिर उनकी प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए, जब उसे पता ही नहीं कि किसके साथ नहीं उलझना है, तो वो लोगों के साथ मारपीट क्यों कर रहा है। हमें इसी शहर में रहना है, और इन्हीं सभी के बीच तो बेवजह दुश्मनी क्यों मोल लेना। और यह भी उसे जल्दी ही पैसे अरेंज करने के लिए कहता है, जिसके लिए विल्सन उसे कैश देने के बाद करता है कि वह जल्दी ही सारे पैसे भर देगा। नाउ विल्सन की एक गर्लफ्रेंड होती है, जिसका नाम होता है डॉक्टर सहाना, सेम वही डॉक्टर जो कि राजू की मदद कर रही होती है। और सिंस की विल्सन की अब नौकरी लग चुकी होती है, वह सीधा सहाना के भाई से मिलता है शादी की बात के लिए, बट उसका भाई जात पात धर्म की बात कह के शादी के लिए मना कर देता है कि उसके धर्म के लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, और अगर उसी की बहन किसी गैर धर्म के आदमी से शादी करेगी तो उसकी वो इज्जत खत्म हो जाएगी। जिसे सुनकर विल्सन वहां से निकल जाता है, और उसके पीछे जाती है शहाना, ताकि वह कोई गलत कदम ना उठाए। ऑन द अदर हैंड एक और फैमिली में यहाँ पर मर्डर हो चुकी होती है, और इस बारी यहाँ पर 2 लोगों को मारा जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ, और इसमें भी सेम ही पैटर्न को फॉलो किया जाता है जैसे कि पिछले केस में किया गया था, जिसकी वजह से पुलिस पर दबाव पड़ता है, और एसीपी लक्ष्मी को जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करने के लिए फोर्स किया जाता है। नाउ इस केस में एक गुड न्यूज ये होती है कि इनके पास एक सीसीटीवी फुटेज होती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि यह मर्डर कोई गैंग नहीं कर रही बल्कि एक आदमी कर रहा है। और सीसीटीवी फुटेज में जितना टाइम लगता है उस आदमी को आने जाने में, उससे ये इंक्लूड करते हैं कि जो भी यह इंसान मर्डर कर रहा है उसे उस घर के बारे में बहुत ही अच्छे से पता था, जिसकी वजह से वह सिर्फ 10 मिनट में ही मर्डर करके वहां से बाहर भी चला गया। और सिंस की मर्डर का पैटर्न सेम ही होता है, दोनों ही केस में यह अनुमान लगाते हैं कि बाकी सारे मर्डर्स भी इसी ने ही किए होंगे, पर ऐसा कौन हो सकता है जिसे पूरे शहर के हर एक घर के बारे में पता होगा।
ना यहाँ पर शाम को लक्ष्मी जब अपने घर जाती है तो उस वक्त उनके घर में आता है एक गैस डिलीवरी वाला, और वो इंसान जो बातें करता है उससे लक्ष्मी समझ जाती है कि उसे उसके घर के कोने कोने के बारे में सब कुछ पता है, जिससे ये रात को ही थाने में वापस जाती है और अपने ऑफिसर्स को एक रिपोर्ट निकालने के लिए कहती है कि मर्डर होने से ठीक पहले क्या कोई गैस डिलीवरी वाला उन सभी विक्टिम्स के घर में गया था, और ये एक एक करके सभी गैस डिलीवरी व्हीकल्स की डिटेल्स निकालने लग जाते हैं जो कि सेम ही एजेंसी से निकलते हैं जिसका नाम होता है धनिया गैस एजेंसी, और जो पर्सन उन सभी डिलीवरी वैन्स में कॉमन होता है उस पर्सन का नाम होता है सेल्वराज, तेजा गैंगस्टर का छोटा भाई, जिसे पकड़ने के लिए लक्ष्मी अपने सभी ऑफिसर्स को लगा देती है ताकि उससे पूछताछ कर सके, जो कि जब उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एक काफी लंबी चीजिंग सीन पर। इससे तेजा को पता चल जाता है कि पुलिस सेल्वा के पीछे पड़ी है, जिससे वो भी अपने पूरी गैंग के साथ निकल जाता है अपने भाई को बचाने। नाउ एसीपी लक्ष्मी इस पकड़म पकड़ाई के खेल से तंग आ चुकी होती है, इसलिए जब सेल्वा उसके सामने सरेंडर करता है तो वह उसे शूट कर देती है ताकि उसके जेल से बाहर निकलने की नौबत ना आए, जिससे तेज आग बबूला हो जाता है और वह लक्ष्मी को जान से मारने की बात करता है इससे पहले कि वह अपने छोटे भाई की अस्थियों का विसर्जन करे। ऑन द अदर हैंड बैकग्राउंड में एक और कहानी चल रही होती है जो कि इस कहानी का सेकंड मेन प्लॉट है, और इस कहानी में राजू को चाहिए होते हैं 1 लाख रुपए, जिसका इंतजाम करने के लिए वह सभी लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है, बट उसकी कोई भी मदद नहीं करता। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सहाना विल्सन को 51 लाख रुपए देती है ताकि वह सारी फीस भर के अपनी पुलिस की नौकरी पक्की कर ले, और साथ ही वह उसे ये भी कहती है कि वह अपने भाई से फिर से बात करेगी शादी की। नाव शाम का वक्त हो रहा होता है एक तरफ जहां पर विल्सन अपने घर जा रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ राजू के बेटे को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए उसकी वाइफ राजू को फोन करती है जो कि फोन लगाता है डॉक्टर सहाना को, जिससे सहाना उसे अपने हॉस्पिटल में लाने के लिए कहती है उसके इलाज के लिए। अब होता क्या है कि राजू ने जहां पर अपना ठेला लगाया होता है उससे ठीक कुछ दूर पर एक्सीडेंट होता है विल्सन की कार का। राजू दौड़ते हुए विल्सन की मदद करने के लिए जाता है, उसे गाड़ी से निकालकर अपने ठेली के पास लाता है, उसे पीने के लिए पानी देता है और उससे पूछता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। ऑन द अदर हैंड विल्सन को ज्यादा चोट तो नहीं आई होती, पर उसके हाथ में एक जख्म जरूर होता है, जिसके लिए वह राजू को बैंडेज लाने के लिए कहता है अपनी कार से। नाव राजू उसके कार से बैंड लाने के लिए तो जाता है, पर बैंडेज के साथ साथ उसकी नजर पड़ती है 51 लाख रुपए पर, जिसकी उसे सख्त जरूरत होती है अपने बेटे को बचाने के लिए। राजू बहुत सोचता है कि चोरी करना गलत है, वह उन पैसों को ना चुराए, बट एट द एंड उसकी जरूरत उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती है और वह उन पैसों को अपने गमछे में लपेटकर अपने थैले में ले जाकर छुपा देता है, जिसके कुछ देर बाद विल्सन वहां से निकलने लगता है, इवन कि वह राजू को पैसे भी देता है उसकी मदद के लिए। बट जब वह देखता है कि उसकी कार में वह 51 लाख रुपए नहीं है तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह राजू पर बहुत ज्यादा भड़कता है और उसे उसके पैसे वापस करने के लिए कहता है, जिससे इन दोनों के बीच में पैसों को लेकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा छीना झपटी होती है। जहाँ पर एक तरफ राजू कहता है कि यह पैसे उसके बेटे की जान बचा सकते हैं, तो वहीं विल्सन के लिए वह पैसे उसकी नौकरी बचाने का एकमात्र रास्ता होता है, इसलिए विल्सन अपने पैसे उससे लेने के लिए उसे धक्का मारता है, जिससे राजू तो गिर जाता है पर वह दोबारा नहीं उठता। नाउ विल्सन पैसे समेटने में इतना ज्यादा बिजी होता है कि वह पीछे तक मुड़कर नहीं देखता, बट जब उसे एहसास होता है कि राजू अब उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा तो वो देखता है कि राजू जमीन पर पड़ा हुआ है और हिलडुल तक नहीं रहा। विल्सन उसे उठाने के लिए उसके चेहरे पर पानी डालता है, पर जब राजू तब भी नहीं उठता तो विल्सन बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि राजू अब सांसें नहीं ले रहा होता, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राजू का सर पत्थर पर लगने की वजह से फट चुका होता है और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिसके कारण विल्सन यहाँ पर पूरी तरह से डर जाता है और वह वहाँ से निकलकर भागने की कोशिश करता है इससे पहले कि कोई उसे वहाँ पर देख ले, पर तभी वह देखता है कि पुलिस की पेट्रोलिंग कार वहाँ पर आ रही है, इसलिए विल्सन राजू की डेड बॉडी को एक टेंट के साथ कवर कर देता है और वहीं पर बैठ जाता है उनके वहां से निकलने तक। नाउ जो ऑफिसर पेट्रोलिंग ड्यूटी पर होता है वह होते हैं एएसआई त्यागराज, जो कि ऑफिसर लक्ष्मी के होते हैं, बट सिंस कि इन्होंने विल्सन को थाने में नहीं देखा होता, इन्हें पता नहीं होता कि यह भी एक पुलिस ऑफिसर है और वह भी उन्हीं के डिपार्टमेंट का, जिससे यह उसे सवाल जवाब करने लगते हैं एक आम आदमी की तरह, जिसके लिए विल्सन कहता है कि ठेले वाला पानी लेने के लिए गया है, मैं बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ, जिसके लिए त्यागराज कहता है कि जब वह आए तो उसे कहना कि यहाँ पर ठेला वो दोबारा न लगाए, और इतना कह के वह वहाँ से निकल जाता है, जिसके जाते ही विल्सन अपनी कार में बैठ
देखकर वहां से निकल जाता है, पर रास्ते में उसका पुलिस वाला दिमाग भी चलता है कि कहीं उसने कोई सबूत पीछे तो नहीं छोड़ दिया, और सेम यही सारी बातें त्यागराज के दिमाग में भी चल रही होती हैं और वह विल्सन को डरा सहमत देखकर सोचने लगता है कि वो बंदा कुछ ना कुछ कांड करके जरूर वहाँ पर बैठा होगा, जिससे उसे याद आता है कि बाल्टी में तो पानी भरा हुआ था, तो फिर वह ठेले वाला पानी लेने के लिए क्यों जाएगा। इसलिए वह अपने ड्राइवर को गाड़ी वापस मोड़ने के लिए कहता है और सेम सबूत मिटाने के लिए विल्सन भी उसी जगह पर दोबारा जाता है जहां पर वो सबसे पहले राजू की डेड बॉडी को अपनी कार में डालता है और फिर उस जगह पर गिरे खून को वह साफ कर देता है और उसे वहां से जाता हुआ कोई ना देख ले, इसलिए वह अपनी कार की नंबर प्लेट को निकाल देता है। बट इससे पहले वह वहां से निकलकर भागता उसे वहां से जाते हुए देख लेते हैं ऑफिसर त्यागराज, और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी देखकर इनका शक यकीन में बदल जाता है कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ तो काला है। इसलिए वह पुलिस के सायरन को बंद कर देते हैं और कार का पीछा करने लगते हैं, जहां पर सबसे पहले एक पेट्रोल पंप पर रुककर पेट्रोल खरीदता है 1 गैलन में और फिर आगे बढ़ने लगता है सुनसान इलाके की तरफ। नाउ इस बीच ऑफिसर लक्ष्मी सेल्वा राज को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करने के लिए कहती है, इसलिए जगह जगह पर चेकिंग चल रही होती है, जिसके कारण विल्सन को डर लगने लगता है कि अब तो वह पकड़ा जाएगा। पर तभी उसी नाके पर उसका सीनियर सुभाष आ जाता है, जो कि विल्सन को पहचान कर उसी के कार में बैठ जाता है और खुद को घर ड्रॉप करने के लिए कहता है, जिसके कारण पुलिस विल्सन की कार की चेकिंग नहीं करती। नाउ विल्सन चेकिंग से तो बच जाता है, पर डर की वजह से उसके हाथ पैर काटने लगते हैं और वह पसीने से पूरा नहाया हुआ होता है, जिसके लिए सुभाष पहले तो उसे स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब सिर्फ स्मोकिंग करने के कारण हो रहा होगा। बट जब वो उसकी कार में गैलन भर के पेट्रोल देखता है तो उसे भी शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। नाउ सुभाष अपने घर के बाहर उतर जाता है और विल्सन को सिगरेट ऑफर करता है, जिससे ये थोड़ी बहुत बातें करते हैं पैसों को लेकर। जिसके कुछ देर बाद जब विल्सन वहां से निकलता है तो सुभाष देखता है कि जहां पर वह गाड़ी खड़ी थी सेम उसी जगह पर खून गिरा है और वो भी एकदम ताज़ा, जिससे इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता ये समझने में कि विल्सन किसी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए लेकर जा रहा है, क्योंकि डर की वजह से पहले तो वह बुरी तरह से कांप रहा था और साथ ही उसकी कार में पेट्रोल भी होता है, मीन्स की वो जिसकी भी बॉडी को लेकर जा रहा है उसे वह जलाने के लिए लेकर जा रहा होगा। ऑन द अदर हैंड त्यागराज अपनी बेटी लक्ष्मी को 3 बार कॉल करते हैं, जिसे जब वह नहीं उठाती तो वह उसके लिए एक वॉइस मेल भेज देते हैं कि वह एक मैरून कलर की कार का पीछा कर रहे हैं और अब तो सब इंस्पेक्टर सुभाष भी विल्सन का पीछा कर रहा होता है, जिसे त्यागराज बहुत ही अच्छे से पहचान लेते हैं कि यह तो उन्हीं के डिपार्टमेंट में से है। नाउ सिंस की सुभाष बाइक में होता है, वह आगे होता है त्यागराज की कार से और विल्सन का पीछा करते हुए वह कोंडाना नाम की जगह पर जाते हैं, जहां पर विल्सन राजू की बॉडी को जलाने के लिए उस पर पेट्रोल छिड़क रहा होता है। बट इससे पहले विल्सन उसे जला पाता ठीक यहीं पर आता है सुभाष और विल्सन को रोक देता है, जिसे देखकर विल्सन बुरी तरह से डर जाता है और उसके सामने गिड़गिड़ा लगता है कि उसने उसे जान से नहीं मारा और यह सब सिर्फ बाय मिस्टेक हुआ, जिसे सुभाष उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद सुभाष उसे शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि इस इलाके का इंस्पेक्टर उसका एक अच्छा दोस्त है और वह इन सबको बड़ी आसानी से संभाल लेगा, उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं, इन जैसे लोगों का कोई नहीं होता, इसे ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आएगा, बस बदले में उन्हें पैसे चाहिए होंगे सबूतों को मिटाने के लिए। तो वहीं त्यागराज दूर से ही उन दोनों को देख रहा होता है और जब वह भी उनके पास आता है तो वह भी समझ जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, जिससे वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। बट सुभाष उसे ऑर्डर देता है कि वह चुपचाप वहाँ से चला जाए, यह उसका एरिया नहीं है और उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, जबकि त्यागराज इसे गलत बताता है, क्योंकि क्राइम तो क्राइम है, फिर चाहे कोई भी क्यों ना करे। और ऐसा कह के वो अपनी बेटी को कॉल करने की कोशिश करता है, जिससे इनके बीच में होती है छीना झपटी, जिसमें एक तरफ विल्सन सबके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि उसने यह मर्डर जानबूझकर नहीं किया, तो वहीं सुभाष सबको ऑर्डर दे रहा होता है। तो वहीं त्यागराज और उसका साथी कांस्टेबल सुभाष को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और इन सब में वो पेट्रोल का गैलन कब नीचे गिर जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता और फोन की छीना झपटी में ये तीनों इतना बिजी होते हैं कि जमीन पर गिरे पेट्रोल की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। और इन सब के बीच सुभाष निकाल लेता है अपना गन, जिसके फायर करने की वजह से पेट्रोल में लग जाती है आग और राजू की डेड बॉडी के साथ जिंदा जलने लगते हैं बाकी तीनों ऑफिसर्स भी, जिसे विल्सन देखकर अपना सर पिटने लगता है, क्योंकि अब तक तो उसने सिर्फ एक इंसान को अनजाने में मारा था, पर अब उस पर 4 मर्डर्स का केस चलेगा, जिनमें से 3 तो उसी के डिपार्टमेंट के होते हैं। ऑन द अदर हैंड राजू के बेटे की मौत हो जाती है इलाज की न मिल पाने की वजह से और राजू की वाइफ के लिए उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है राजू का न मिलना।
नाउ दोनों ही प्लॉट्स को मेन कहानी में ऐड करते हैं। एक तरफ जहां पर लक्ष्मी सेल्वा का एनकाउंटर करके उसे खत्म कर देती है, तो वही सेल्वा का भाई लक्ष्मी को मारने की बात करता है अपने भाई की अस्थियों का विसर्जन करने से पहले। तो वही पुलिस यहां पर त्यागराज के वैन को ढूंढने में लगी होती है, क्योंकि एएसआई त्यागराज कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे होते। और लास्ट चीज जो उन्होंने रेडियो में कही होती है वो ये होती है कि वो एक मैरून कलर की कार का पीछा कर रहे हैं, इसलिए पुलिस उसके वैन की लोकेशन को ट्रैक करते हुए पहुंच जाते हैं कोंडाना नाम की उस जगह पर, जहां पर उन्हें अधमर हालत में त्यागराज की बॉडी मिलती है जली हुई, जिसे लेकर पुलिस जाती है आईसीयू में। बट त्यागराज अपनी बेटी को देखते ही दम तोड़ देते हैं और बाकी के दोनों ऑफिसर्स में से कोई भी जिंदा नहीं होता जो कि इनको सच बता सके, जिससे लक्ष्मी सीधा उस इंसिडेंट वाली जगह पर जाती है और अपने सभी ऑफिसर्स को असेंबल होने के लिए कहती है, जिन्हें अब वो इस केस को पर्सनली लेने के लिए कहती है, क्योंकि जो मरे होते हैं वो सब उन्हीं के डिपार्टमेंट के होते हैं, स्पेशली उनके डेड। और उस किलर को पकड़ने के लिए वह 30 किलोमीटर के रेडियस तक स्ट्रिक्ट नाकाबंदी करने के लिए कहते हैं और एक सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए भी, क्योंकि उनके डैड ने उन्हें एक मेडन कलर की कार के बारे में बताया था जिसका वो पीछा कर रहे थे। बट इससे भी थ्रिलिंग बात यहाँ पर यह होती है कि उस पूरी टीम में विल्सन भी होता है, जिससे यह बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि पुलिस यहाँ पर क्या क्या करने वाली है। इसलिए वो सबसे पहले सारी सीसीटीवी फुटेजेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाता है उस एरिया की, और बिना किसी ऑफिसर के नजर में आए वह ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है, जिससे यह ऑफिसर इस बात को इन्फॉर्मेशन में से कोई सीसीटीवी हार्ड ड्राइव को लेकर जा रहा है। बट उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं वह सब इस बात से मना कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऑन द अदर हैंड लक्ष्मी अपने डैड की बताए हुए लोकेशन पर जाती है, हसाला रोड पर, जहां पर राजू का वो ठेला लगा हुआ होता है, और इस जगह पर इन्हें विल्सन की कार का साइड मिरर मिलता है जिसे वो अपने साथ ले जाना भूल गया था जल्दबाजी में। साथ ही उन्हें इस जगह पर खून की ट्रेसेस भी मिलते हैं, जिसे इस जगह की जब फॉरेंसिक करवाई जाती है तो इन्हें मिलता है राजू का फोन, जिसके जरिए बुलाया जाता है राजू की वाइफ को, जिन पर दर्द का पूरा पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने अपने बेटे को खोया होता है बल्कि अपने पति को भी, और इस अनजान शहर में इसका कोई अपना भी नहीं होता जिसके कंधे पर वह सर रखकर रो सके, उनसे सहारे की उम्मीद कर सके। बट जो ये इन्फॉर्मेशन राजू के बारे में बताती है वो इन्फॉर्मेशन लक्ष्मी के बहुत कम आती है, जिसमें राजू की उम्र होती है 27 साल, हाइट 5.4, रंग गोरा और दुबला पतला शरीर, जिससे लक्ष्मी उस आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए जाए या फिर अपने वाइफ को प्रोटेक्ट करने, जिससे ठीक इसी के पास आकर विल्सन कहता है कि रिपोर्ट को वो लेकर आएगा, वह अपने घर जाए, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करे, और ऐसा करने का सीधा रीजन होता है उस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करना, जिसमें वह राजू की उम्र को 27 साल की जगह 45 लिखकर एक नया प्रिंट आउट निकाल देता है और उसी प्रिंट आउट को वो देता है लक्ष्मी को। नाउ अब तक विल्सन सारे सीसीटीवी फुटेजेस को नहीं मिटा पाया होता, जिससे एक सीसीटीवी फुटेज में विल्सन की वो मैरून की कार दिख जाती है। हालांकि विल्सन का चेहरा नहीं दिखता उस फुटेज में, बट उसकी कार में लगी क्रॉस दिख जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि वह पर्सन एक क्रिश्चियन होगा। बट विल्सन इस बात का भी ध्यान रखता है और वह अपनी गाड़ी को एक ऐसी जगह पर जाकर छुपा देता है जहाँ पर उसे कोई भी न दिख सके, और अंदर के सारे सामानों को वह साफ कर देता है, जिनमें से एक वह क्रॉस भी होता है, जिससे पुलिस के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचता जिसके जरिए वह विल्सन तक पहुंच सके। बट राजू की वाइफ की बातें विल्सन को हर वक्त इस बात का एहसास कराती है कि उसने कई सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। राजू की बाय विल्सन के सामने रोते हुए कहती है कि वो बस एक बार उस इंसान को देखना चाहती है जिसने उसके पति को मारा, उसकी आंखों में आंख डालकर उससे पूछना चाहती है कि उसके पति ने उसका क्या बिगाड़ा था जिसके लिए उसने उसकी जान ली। उससे सिर्फ पैसे चाहिए थे अपने बेटे के इलाज के लिए। जिसने भी उसके पति को मारा है वह सिर्फ उसी की मौत का जिम्मेदार नहीं है बल्कि उसके बेटे की भी मौत का जिम्मेदार है। और यह सारी बातें सुन विल्सन को राजू की कही हुई बातें याद आती है कि उसे वो पैसे अपने बेटे को बचाने के लिए चाहिए थे। ये दर्द, ये पछतावा विल्सन को एक तरीके से जीने नहीं दे रही होती, इसलिए वह सहाना के पास जाकर रोने लगता है कि पता नहीं उसने एक ही पल में कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। तो वही लक्ष्मी सोच रही होती है कि उनसे ऐसा क्या मिस हो रहा है जिससे वह उस किले तक नहीं पहुंच पा रहे, और वह एक एक करके सभी कड़ियों को जोड़ने लगती है, जिसमें सबसे पहले कोई सीसीटीवी फुटेजेस को गायब करता है और ऐसा करने वाला एक पुलिस ऑफिसर ही होता है। फिर उस गाड़ी का नाम मिलना, फिर पुलिस के घर में ही पथराव की घटना, पुलिस जिस गाड़ी को ढूंढ रही होती है उसमें एक क्रॉस का होना, एंड लास्टली विल्सन का इतना घबराया हुआ होना जिससे इसे शक होने लगता है कि कहीं वह किलर उन्हीं के डिपार्टमेंट में से तो कोई नहीं। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए वह राजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखती है, जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ तो सेम ही होता है, बस उसकी उम्र 27 की जगह 45 होती है। मींस की उस रिपोर्ट के साथ करी गई है छेड़छाड़, और उस रिपोर्ट को लेकर आया होता है विल्सन, जिसके नंबर को जब सेल फोन टावर से मैच करा जाता है तो लक्ष्मी देखती है कि उनके डैड विल्सन का ही पीछा करते हुए कुंडा तक गए थे। मींस विल्सन ही वो किलर है जिसकी वह
वह सब तलाश कर रहे थे, जिससे यह अपने ऑफिसर महेंद्र को बुलाकर विल्सन को मारने का प्लान बनाती है कि उसे वैसे ही दर्द मिलनी चाहिए जो कि उसके डैड और बाकी सारे ऑफिसर्स ने झेली, और ऐसा करने के लिए वह विल्सन को उसी कोंडाना जगह पर लाने के लिए कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विल्सन यहाँ पर सारी सच्चाई अपने डैड को बताता है, जो कि सब कुछ सुनकर रोने लगते हैं कि उनके जिंदगी भर के सपने 2 ही पल में इतनी बुरी तरह से टूट जाएंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था और वह विल्सन के फैसले का साथ देने की बात करते हैं, क्योंकि विल्सन अब सरेंडर करने जा रहा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ विल्सन के मर्डर की प्लानिंग चल रही होती है, जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए महेंद्र विल्सन को कॉल करता है और उसे गाड़ी में बैठाकर लेकर जाता है कोंडाना वाली जगह पर, जहां पर जाते ही उसके साथ सब मारपीट करना शुरू कर देते हैं। विल्सन उनके मारपीट का विरोध तो नहीं करता, बट उन सबसे रिक्वेस्ट जरूर करता है कि वो उसकी बात बस एक बार सुन ले, बट लक्ष्मी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो उसे जान से ही मारने के लिए अपने बेल्ट का इस्तेमाल करती है, और शायद वह उसे जान से मार भी देती। बट ठीक यहीं पर आता है तेजा अपने सारे आदमियों के साथ, जिसको सिर्फ बदला चाहिए होता है अपने भाई की मौत का, जिससे हमें यहाँ पर देखने को मिलती है काफी लंबी फाइट सीन, जिसमें तेजा और उसके आदमी एक एक करके सारे ऑफिसर्स को मारने लग जाते हैं, जिससे आखिर में बच जाती है सिर्फ लक्ष्मी, और वो भी एकदम निहत्थे बिना किसी वेपन के। बट इससे पहले तेजा उसे मारता विल्सन यहाँ पर इंटरफेयर करता है और तेजा के साथ उसके सारे आदमियों से लड़ना शुरू कर देता है, जिससे लक्ष्मी को थोड़ा यहाँ पर रियलाइज होता है कि जिस आदमी को वह जान से मारना चाहती थी, सेम वही इंसान अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचा रहा है। और इस लड़ाई झगड़े का एंड रिजल्ट होता है तेजा की मौत, जिसके मरने के बाद विल्सन खुद को सरेंडर कर देता है। अब आप ही बताइए कि इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन था इन सब की मौत का? क्या वह कर्ज सिस्टम नहीं है जो कि एक काबिल इंसान को जॉब देने के लिए उससे 51 लाख रुपए का रिश्वत लेती है? क्या वह मेडिकल फैसिलिटी नहीं है जो कि लोगों की जिंदगियां बचा तो सकती है, पर सबकी जिंदगियों को वह पैसों की तराजू पर तोलते हैं? कौन है आखिर जिम्मेदार इतनी सारी मौतों का? आखिर कौन?